बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वैसे तो अगर हर रोज़ और हर नमाज के बाद हमें अपनी दुआओं में याद रखें तो बड़ी ही अच्छी बात होगी, लेकिन आज के दिन स्पेशली ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। और ऑफ कोर्स आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है एक ऐसी चीज़ की जो वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली बात मैं फ्राइडे के लिए सेव करूँगी। होता ये है, और ये इसलिए वीकेंड्स पे जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ होती है क्योंकि हम लोग अक्सर जो है वो गेट टुगेदर्स होते हैं, फैमिली की मीटअप्स होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मुलाकात करते हैं, घर पे ही क्लोज कुछ 6-7 लोग आ गए, जीटीज़ जिनको हम कहते हैं वो होती हैं। इस दौरान बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो लोगों के दिल को दुखाती हैं और बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो सच नहीं होती। तो आज का हमारा टॉपिक है झूठ और इधर की उधर बात करना। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम लोगों के लिए शायद हर इंसान के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते, लेकिन 1, 2, 4, 6 लोगों की तो अपनी ज़िंदगी में हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी आसान हो जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों की ज़िंदगियों में मसाइल और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करें। हर इंसान का अपना एक सिलसिला होता है, अपना एक सिस्टम होता है ज़िंदगी जीने का। लोगों पे चढ़ाई करना, उनको ये कहना कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और फिर अपने आप को कूल दिखाने के लिए या अपने आप को ज़्यादा, अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत देने के लिए आपको ऐसी बातें करनी पड़ें कि वो सच नहीं है। जैसे कि हाँ वो हम लोग पिछले दिनों अब भी पिछले दिनों आप लोग मिले नहीं, कहाँ थे आप? हाँ जी, हम लोग गए हुए थे, छुट्टी पे गए हुए थे। मेरे हस्बैंड, उन्होंने सोचा कि भाई इतनी देर से हम आउटिंग पे नहीं गए तो चलो चलें। कहीं आउटिंग पे नहीं, कहीं नहीं गए, डेंगू हुआ था, घर में बैठे हुए थे। इस किस्म की चीज़ें अक्सर होती हैं। फिर कोई चीज़ पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, जैसे कि मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब मैं आपको कहूँ ओह ये तो एमरल्ड्स एंड गोल्ड के हैं। भाई ये नहीं है एमरल्ड एंड गोल्ड के, ये मैंने लिबर्टी मार्केट से लिए थे किसी स्टॉल से। क्यों झूठ बोलते हैं? और ऐसी ऐसी चीज़ों पे व्यूअर्स झूठ बोलते हैं जिनका ना कोई सिर बनता है ना कोई पैर बनता है, बस बोल दिया। क्योंकि झूठ एक बीमारी भी है, आदत बन जाए तो फिर एक बीमारी बन जाती है, और वो सिर्फ आपको नहीं, आपके इर्द गिर्द के हर इंसान को मुतासिर करती है। सो एक तो झूठ का एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में कम करना चाहिए। और शो ऑफ करने के लिए, लोगों को अपने आप को कूल दिखाने के लिए जब हम गलत बयानियाँ करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो एक तो आप अपने रब ताला को भी नाराज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ अपनों के साथ कौन झूठ बोलता है? और अगर आपको अपनों के साथ झूठ बोलने की ज़रूरत है तो फिर वो आपके अपने नहीं हैं। सो वाई लाई? ये जो एक झूठ का एलिमेंट होता है ना व्यूअर्स, ये मुझे एक तो अपसेट भी करता है, डिस्टर्ब भी करता है। और फिर झूठ बोलना किसी और को हर्ट करने के लिए बड़ी गलत बात है। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि लोग मुंह पे झूठ बोल देते हैं। एक वक्त होता था कि लोग झूठ बोलते थे, कोई कहता था हम मुंह पे कर दें फलां को, तो अगला घबरा जाता था और कहता था कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा भी हमने गलत बात कर दिया, व्हाटएवर। अब तो लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि आपके मुंह पे आपको झुठला देंगे। आपने कहा होगा, आपकी किसी से कोई गुफ्तगू हुई होगी, आपके मुंह पे झुठला देंगे। मेरे अपने साथ बड़ी दफ़ा ये हुआ है व्यूअर्स कि कहीं पे बैठी हुई हूँ, सब मिलके बात कर रहे हैं, किसी ने कोई नेगेटिव बात किसी के बारे में, या तो मैंने इग्नोर की, जो गलत बात है, बंदे को बोलना चाहिए कि आपने गलत कहा, या मैंने कहा कि ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। तो इस खौफ में कि कहीं मैं उस इंसान को ना बता दूं, खुद फ़ोन करके कह दिया कि भाई तुम्हारे बारे में जुगन ने ये बात कही है, यानी कि अपनी बात दूसरे पे डाल देना। तो बात यह कि व्यूअर्स, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ज़िंदगी में आजकल क्योंकि इतनी मसरूफ़ हो गई है ज़िंदगी, बड़े कम मोमेंट्स और लम्हे मिलते हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, कोई सुख दुख करने का मौका मिलता है। अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। और मैंने तो अब ये डिसीजन ले लिया है व्यूअर्स कि मैंने उस कंपनी में बैठना ही नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक दूसरे की बुराई हो रही है, गीबत हो रही है, बात इधर की उधर हो रही है। और दोगलापन, ये एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन हो गई है। अभी कोई एंटर आया, हाय जानी कैसी हो, ठीक हो, कितनी अच्छी लग रही हो। भाई वो जानी जो है वो यहाँ से यहाँ गई तो 2 मिनट के बाद अगले ने घूम के कहा, हाय ला ये तो इतनी डैन जैसी, मुझे तो बहुत बुरी लगती है। कौन है आप? क्यों ऐसी बातें क्यों?
अल्टीमेटली तो वही वाली बात है ना कि ये चीज़ें वही लोग करते हैं जो या तो इनसिक्योर होते हैं या उनको लगता है कि ये बातें करने से शायद उनकी वैल्यू या उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बस कम ऑन, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर सी है। कोविड में और ये जो वेरियस डिफरेंट चीज़ें व्यूअर्स ओवर द ईयर्स हम देखते आ रहे हैं, इस चीज़ का तो सबको अब एहसास हो गया होगा कि एक से दूसरे लम्हे की कोई गारंटी नहीं होती। तो गलत एक्टिविटीज़ में मुब्तला होना, झूठ जो वैसे ही एक बहुत गलत बात है, फिर इधर की बात उधर करना, किसी का दिल दुखाना, ये सारी चीज़ें हम बड़े इजीली अवॉइड कर सकते हैं। और एक और चीज़, कोई ऐसा शख्स आपको टकरता है, मतलब एक ही जगह पे आप बैठे हुए, कोई ऐसा बंदा एंटर होता है जिसकी मतलब सोसाइटी में बड़ी जान पहचान है या कोई बड़ी पोजीशन ऑफ पावर के अंदर है या कोई बड़े अमीर हैं, तो हर बंदा आगे पीछे होगा, ओए क्या आप कितने अच्छे लग रहे हो, ये आप तो वो। भाई क्यों? हर बंदे को हम बराबरी के साथ क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? चाहे वो आपके घर में सफाई करने वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो आपके साथ जॉब करने वाला पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो आपका बॉस क्यों ना हो, हर बंदे को हम बराबरी से क्यों नहीं ट्रीट करते? हर बंदे की तरफ हमारा रवैया मुख्तलिफ किस्म का क्यों होता है? ऑब्वियसली बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, उनके साथ तो आपका एक डिफरेंट किस्म का ताल्लुक होता ही है, हर किसी से हट के एक डिफरेंट लेवल पे। लेकिन उसके बाद जो सारे ताल्लुकात होते हैं उनके साथ हम पॉजिटिवली क्यों नहीं चढ़ सकते? झूठ एक और चीज़, एक और ऐसी चीज़ है जो हम काम की कैपेसिटी में बहुत यूज़ करते हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज मैं काम पे नहीं आ सकती। 4 घंटे बाद सेल्फियाँ लगाई जा रही हैं रेस्टोरेंट के अंदर लंच करते हुए, ये भी एक झूठ है। देखिए, छुट्टी आपका राइट है, आप लीव ले लें, लेकिन गलत बयानी करके सिक लीव ले लेना और बाद में पता चलना। अच्छा, अक्सर लोग तौबा इस्तग़फ़ार अपने रिलेटिव्स को मार देते हैं। मेरी नानी की डेथ हो गई है, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे दादा की डेथ हो गई है, मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, वो हॉस्पिटल पे हैं, वेंट पे हैं, इस किस्म की बातें। और व्यूअर्स, कुछ पता नहीं होता कबूलियत का वक्त कब आ जाए। सो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के गुफ्तगू, सोच समझ के बात। और अब वीकेंड आ रहा है तो आप ये डिसीजन ले लें कि जी हमने किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। झूठ अक्सर बाद में वो लोग भी बोलते हैं जो चादर के हिसाब से पैर नहीं फैलाते, जो अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी जो है वो जो डिज़ायर्स हैं या वांट्स हैं उनको यहाँ पहुँचा देते हैं, और एक्चुअली जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पे होती है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है, वरना लोग ऑब्वियसली। देखिए, मुझे पता है कि लोग अमीर लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं, लोग फेमस लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं, लोग बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं उन लोगों से जो बड़े, जिसको हम कहते हैं ना, कूल लग रहे होते हैं या बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अपने ऊपर काम करके अपने आप को एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग इंसान बनाना क्या बेहतर नहीं है? ना कि हम झूठ बोल बोल के अपनी वाह कराएं। और याद रखिएगा कि जो तारीफ़ आपको अपनी करवानी पड़ती है या कह के करनी पड़ती है या अपनी खुद करनी पड़ती है, वो फिर ज़बरदस्ती की होती है। तारीफ़ तो वो है, या लोगों का आपकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड तो वो है जिसमें आप अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें, और जिसमें कोई झूठ ना हो, जिसमें किसी और की आपने बुराई ना की हो, किसी और को पुट डाउन ना किया हो, कि कोई इंसान खुद ही बेसाख्ता कहे कि फ़लाँ इंसान जो है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हमें इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए। और व्यूअर्स, हम इतनी चीज़ों को अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं ज़िंदगी का, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमें अपनी ज़ात को बनाना चाहिए कि हमने अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है। हमने झूठ नहीं बोलना, हमने गलत बयानी, झूठ नहीं बोलना, हेरा फेरी नहीं करनी, इधर उधर की बात नहीं करनी। मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं लेटर ऑन इन लाइफ। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। एंड अब मुड़ते हैं और अपना रुख करते हैं टुवर्ड्स शेफ़ सैयदा नूर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी सी तबीयत डाउन है। वो जो कहते हैं ना कि इट्स बिन अ हैवी वीक। कल फैमिली का एक फंक्शन भी था, ठंड तो भी हो गई है ना, काफ़ी लेट फ्री। नहीं, ठंड तो खैर जो मुझे पहले से लोग जानते हैं, नूर जी, उन सबको पता है कि ठंड से तो मुझे इश्क है। आई लव सर्दी, इट्स माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। होता है ना, लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं, बाहर लोगों को पसंद होती है, मुझे सबसे ज़्यादा सर्दियाँ पसंद। शायद क्योंकि मैंने एक अरसा कनाडा में गुजारा और मुझे वहाँ का टेम्परेचर बहुत सूट कर गया था। बट सर्दियों में एक चीज़ ज़रूर होती है कि खापे खाने का बड़ा दिल चाहता है। हाँ जी, खाने का बड़ा दिल चाहता है, और मज़े मज़े की डिफरेंट डिशेस। गर्मियों में ना इतना खाया भी नहीं जाता और हजम भी नहीं होता सही। तो आज सर्दियों की मुनासबत से आप क्या बना रही हैं?
सर्दियों की मुनासबत से तो हम बना रहे हैं चिकन जिंजर। वैसे तो बड़ी बारिश में बनने फेवरेट डिश चाहिए। है ये। मैंने खुद से क्रिएट की है ये रेसिपी। अच्छा जी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, आपकी चिकन जिंजर में और दूसरी चिकन जिंजर में क्या फ़र्क है? क्योंकि नॉर्मली जो चिकन जिंजर हम लोग ऑर्डर करते हैं, अब तो आपको पता है पहले तो एक नॉर्मल होती थी, अदरक कटी हुई होती थी जिंजर, जी। बोनलेस के साथ। अब तो उसकी बड़ी मज़े की वेरिएशंस आ गई हैं, उसमें लोग क्रीम भी डाल देते हैं, दही भी डाल देते हैं बड़े उसके अंदर। तो आप कैसे चिकन जिंजर बनाते हैं? इसमें ना प्याज डलेगा और ना लहसुन अदरक, सिर्फ अदरक डलेगा और टमाटर और दही, दैट्स इट बस। और ये बहुत मज़े का बनता है। बोनलेस से भी बहुत अच्छा बनता है। बाद लोगों को बोनलेस पसंद होता है, लेकिन बोन के साथ उसका ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि हड्डियों में से फिर यखनी भी तो निकलती है हाँ ना? जी, और ये मेरी खुद से क्रिएट की हुई है। जिसने भी खाया और उसने कहा कि बहुत अच्छा है, अब आप खाएंगे तो फिर बताएंगे कि कैसा बना। ठीक है जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 1 किलो, दही 1.5 कप, टमाटर 2 कप। इसको हमने ब्लांच करके इसकी प्यूरी बना ली है। नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च फ्रेश पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, अदरक लेंथ वाइज कटा हुआ 1 कप, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, तेल 1 कप। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक जो है वो हम उसकी गार्निशिंग करेंगे। इसका जी तरीका ये है, मेथड इसका, कि हम प्याज को अदरक को हम इसको सौते कर लेंगे। जो ही अदरक का कलर चेंज हुआ तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छा, अदरक को ब्राउन करना है थोड़ा जी। सा। अच्छा, ऊपर भी डलेगा गार्निशिंग के लिए। और क्रिस्पी अदरक तो बड़ा मजे का होता है। लोग सिर्फ प्याज को क्रिस्पी करके ऊपर से डालते हैं। बाय द वे यू जरूर ट्राई कीजिएगा कभी, अदरक को ना क्रिस्पी करके किसी डिश के ऊपर प्याज समेत बेशक डाल दीजिएगा, बड़ा ही मजे का डिफरेंट फ्लेवर आता है। जो ही ये कलर चेंज करेगा, साथ हमने चिकन डाल देंगे और चिकन को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे और टमाटर प्यूरी डाल के हम इसको पकाएंगे। जब टमाटर का पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर इसमें दही डाल देंगे और सोया सॉस डाल देंगे। जब उसी में चिकन गल भी जाएगा और ये दोनों जो हैं इसके पानी खुश्क हो जाएंगे, मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा, तो हम इसमें हरी मिर्चें, काली मिर्च और डाल के इसको 2-3 मिनट दम पे रखेंगे और फिर डिश आउट करके हम गार्निशिंग करेंगे सारी मिर्चें और अदरक और धनिया, और फिर सर्व कर देंगे। साथ सैलड और रायता। सैलड हम बनाएंगे। अच्छा, ये रोटी वाली डिश है या ये चावल वाली डिश है? ये रोटी वाली डिश है। ये रोटी वाली जी, और ये बहुत ही अच्छा बनता है। मुझे तो वैसे बोन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में जो है वो बोनलेस खाते हैं सभी ना, मेरी बेटी भी और मेरे नहीं, हस्बैंड लेकिन भी। बोनलेस आप लोग वाइट मीट खाते हैं या डार्क मीट खाते हैं? मतलब ब्रेस्ट का पीस खाते हैं या वो खाते हैं थाई का? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं थाई से बनाती हूँ और जो चाइनीज़ है वो तो बनते ही ब्रेस्ट है। अच्छा, मैं उल्टा करती हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना डार्क मीट सच्ची बात है ज़्यादा पसंद है। वाइट मीट जो होता है ना ब्रेस्ट, वो बहुत ही ड्राई सा हो जाता है। वो ड्राई हो जाता है, वो बहुत चूई हो जाता है, उसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो हम तो जब भी बोनलेस घर में बनाते हैं मैं इससे बनवाती हूँ। और अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि यार थोड़ा ब्रेस्ट भी डाल दिया करो। मुझे ये होता है कि मुझे ना उसका इतना ड्राई टेस्ट। अच्छा, मुझे चिकन वैसे भी एज अ मीट इतना पसंद नहीं है। अगर मुझसे चॉइस पूछे तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट पे में मटन है, फिर बीफ है, फिर सी फूड है, फिर बीफ है, उसके बाद चिकन बिल्कुल एंड में। भाई चिकन से भी ऊपर मैं कॉटेज चीज़ को रखती हूँ अगर प्रोटीन की बात करें तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे है कि थाई से बहुत अच्छा बनता है, मतलब बोनलेस कोई डिशेज़। भाई आप जैसे रेसिपी बता रही हैं, ये वाली मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरी बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता है जिंजर चिकन के साथ। अबू के साथ जाया करते थे तो टिक्के वगैरह ऑर्डर करते थे, और रात को ये मेन मार्केट में एक टिक्के की दुकान होती थी, मुझे नाम नहीं उसका भी याद आ रहा, वहाँ पे हम जाते थे तो वहाँ पे टिक्के वगैरह ऑर्डर किए, बारबेक्यू, और जो साथ में ग्रेवी वाली एक डिश होती थी वो चिकन जिंजर होता था। तो जैसे ही मैं चिकन जिंजर का वो हर चीज़ के साथ कोई मेमोरी कनेक्टेड होती है। जी बिल्कुल, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अभी भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। भाई मैं आपको पता है सुबह के वक्त नहीं यूजुअली कुछ खाती एक सर्टेन टाइम से, लेकिन आपने ऐसी आदतें ख़राब कर दी। उस दिन दही बल्ले भी खिला दिए, फिर लास्ट टाइम पता नहीं आपने कड़ी खिला दी। मैं कहा ये लड़की ठीक नहीं है। लेकिन नूर जी, अब आप अपना काम मुकम्मल करें। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने से पहले ऑफ कोर्स एक ज़रूरी काम है, एक ज़रूरी फ़र्ज़ है जो हमने अंजाम देना है। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे स्पेशली मॉर्निंग एट होम पे हम इसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो भी डेट हो उसके हिसाब से जिस भी लेजेंड की या किसी ग्रेट आर्टिस्ट की बर्थ या डेथ एनिवर्सरी हो आप बात करें। जैसे कि ऑल ऑफ नेक्स्ट वीक हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे मलकाए तरन्नुम मैडम नूर जहाँ साहिबा को, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो आज डेथ एनिवर्सरी है फरीद नवाज़ बलोच की।
आप 1945 में हैदराबाद में पैदा हुए। उर्दू और सिंधी ड्रामों के बेहतरीन आर्टिस्ट। पीटीवी के बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में आपने अदाकारी के अपने जौहर दिखाए। इसके साथ साथ सिंधी और उर्दू फिल्मों में भी आपने बहुत काम किया और बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। सीरियस और कॉमेडी दोनों में ही आप महारत रखते थे। आपकी डेथ 15 दिसंबर 2001 में कराची में हुई। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़रीद नवाज़ बलोच को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज सबसे पहले मैं आपसे माजरत कर लूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये किस किस्म की गुफ्तगू आज स्क्रीन पे हो रही है। मैं पहले ही आपसे माजरत करना चाहूँगी क्योंकि व्यूअर्स जो बात आज होने वाली है वो बात हमारे मुल्क के 50% से ज़्यादा अवाम को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि ख़वातीन को इफ़ेक्ट करती है। हमारे यहाँ माहवारी की बात करते हुए भी ख़वातीन, मर्द हज़रात सब घबराते भी हैं, अपसेट भी हो जाते हैं कि यार ये बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यार ये एक अनकम्फर्टेबल टॉपिक है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम अनकम्फर्टेबल टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे तो फिर उनसे रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। अब आज हम बात करने जा रहे हैं मेनोपॉज पे। बहुत से लोगों ने मेनोपॉज का नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। बस उनको लगता है कि भाई जिस्म में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ का एक नाम है और उसके साथ कुछ मामलात होते हैं, उसके साथ कुछ आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, अपने उस सफ़र को आसान भी बना सकते हैं। सो स्पेशली फॉर द लेडीज़ एंड बाय द वे, अगर मर्द हजरात भी इस टॉपिक को सुने गौर से तो शायद आपके लिए उन ख़वातीन के साथ डील करना आसान हो जाएगा जो आपके लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, जैसे कि आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी वाइफ, बेटियाँ। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। एंड एज अ स्टेट चैनल हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि सेहत से रिलेटेड जो मामलात हैं उन पर ज़रूर बात करें। तो हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड हसीन लड़की ने। जब भी आती है शो पे हमेशा कहती तुम एक्ट्रेस है, मॉडल है, फिर पता चलता डॉक्टर साहिबा है जो सर्टिफाइड लाइफ कोच तो है लेकिन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड ओबी यानी कि गायनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शबाना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। इट्स सो गुड टू सी यू अगेन। इतने साल 4-5 साल तो हो गए। कोविड आ गया तभी। कोविड ने हमारी जुदाई का एक सिलसिला शुरू कर दिया और आप भी फिर कुछ अरसा आपका नहीं लगा चक्कर पाकिस्तान का। माशाल्लाह आप अमेरिका में प्रैक्टिस करती हैं एब्सोल्युटली, और आप पाकिस्तान में भी करती हैं। आप विजिटिंग आपका बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। अच्छा, क्योंकि आप आई हुई थी अमेरिका से और आपके पास कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव नई रिसर्च और गाइडलाइंस थी, तो मैंने कहा कि आपको थोड़ी तकलीफ़ दे देते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपका वक्त निकालने का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आप बढ़ते हैं मेनोपॉज। इसका मतलब की है? मेनोपॉज देखें, जब औरत पैदा होती है, एक लड़की पैदा हुई, तो उसके पास एक अल्लाह मियां ने सर्टेन एग्स के साथ उसको पैदा किया। उसके अंदर ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ में एग्स होते हैं और ये तमाम ओवरीज़ जो होती हैं हार्मोन्स पैदा कर रही होती हैं। अब जब बच्ची 12-13 साल की, कुछ 10 साल में उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो एकदम ऊपर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई और बच्ची जो है उसकी माहवारी स्टार्ट हो गई, तो इसका ये मतलब होता है कि अब उसके अंदर ये कैपेसिटी आ गई कि अगर आप बच्चों की अगर पीरियड रेगुलर हो गए और सने बलूगत कहते हैं शायद, उससे प्यूबर्टी के बाद जब शादी होगी तो वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, इस काबिल हो गए, रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो गई। अब पूरे सिस्टम में एक रिप्रोडक्टिव स्टेज जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है और जो माहवारी है उसने ख़त्म भी होना है और उसका एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि औरत की ओवरीज़ के अंदर कितने एग्स हैं और वो हार्मोन्स पैदा कर रहे होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यूजली क्या होता है कि 40s में जब आपकी 40 के आसपास एज हो जाती है तो आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं और जब वो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो हम कहते हैं ये पेरीमेनोपॉज है, जिसका मतलब है कि अभी माहवारी कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी सिम्टम्स होंगे, कभी नहीं होंगे। सिम्टम्स पे भी बात कर लेंगे बाद में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो 50 के आसपास होगी तो उसकी पीरियड ख़त्म हो जाएंगे। और जब पूरे साल के लिए आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, आपकी माहवारी ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ओवरीज़ हैं उन्होंने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया। ठीक है। और जब एस्ट्रोजन बंद हुआ तो जो आपके अंदर एग्स बन रहे थे वो भी एकदम कम हो गए।
तो जब वो कम हुए, एस्ट्रोजन कम हुआ, तो अब आपका बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी कम हो गई। अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें तो वो ख़त्म हो गई। पीरियड जब पूरे साल के लिए ख़त्म हो गए तो हम कहेंगे कि ऑफिशियली अब औरत को मेनोपॉज हो गया। अच्छा, क्या ये होना ज़रूरी है? अगर आप औरत हैं और XX आपके जो हैं आपके क्रोमोसोम्स हैं, 100% जितनी औरतें पैदा हुई हैं उन सबको मेनोपॉज होना है। लेकिन आई गेस मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मेनोपॉज को रोका नहीं जा सकता? क्योंकि देखिए मेनोपॉज के बाद बड़ा मसला ख़राब होता है जी, जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी, ये इमोशनली भी और फिजिकली। इमोशनली कुछ हद तक ज़्यादा। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने, बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है ये। क्योंकि देखिए ना, आपने कहा कि ये चीज़ कम होती है। जी, पहले तो ये कहा था कि भाई ये तो होना ही है। पहले तो नाम भी इसके लिए कुछ नहीं होता था, बस लोग कहते थे कि हाँ 40-50 पे जाके औरतों का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं वो बात कर रही हूँ जो आज भी लोग कहते हैं कि पता नहीं इन्हू की हो गया, मूड खराब, कभी इन्हू गर्मी लग रही होती, कभी इन्हू सर्दी लग रही होती। सही कह रही। तो बात ये है कि भाई औरतों की जो हार्मोनल सिस्टम है वो मर्दों से 1000 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सही कह रहे हैं। तो और ये मैं कोई ये नहीं कह रही कि हमारे अगर औरत इतने डिफरेंट साइकिल से गुजरती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी जगह, फिर उसके बाद बच्चा पैदा करने का अमल, फिर बच्चा पैदा करने के बाद आपकी साइकिल का नॉर्मल होना, तो हमारी सेहत काफ़ी हद तक हमारे यूट्रस से कनेक्टेड है। एब्सोल्युटली। आपने ये क्वेश्चन इतना खूबसूरत किया, मेरे से पहले कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या हम इसको रोक सकते हैं। अच्छा, भाई मेनोपॉज से कहते हैं बुढ़े भी हो जाते हैं। आप सुनिए, लोग कहते हैं कि आई एम सॉरी, ये भी मैंने बात सुनी हुई है, पता नहीं आप करेक्ट करेंगे कि बुढ़ापा जल्दी आ जाता है मेनोपॉज से। अच्छा, अब उसमें यही गाइडलाइंस में अब जो अमेरिका में आई हैं सब कुछ बदल गया है, गाइडलाइंस बदली हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा मैं भी साइंसदान हूँ। जी सही कह रही हैं आप। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आप मेनोपॉज की एवरेज एज होती है 50-51। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपने अपने आप को हेल्दी नहीं रखा, तो जल्दी भी हो सकता है। और अगर 40 से पहले आपके पीरियड ख़त्म हो जाएं तो वो एबनॉर्मल कंसिडर होता है और मेनोपॉज नहीं होता। हम उसे कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज, जिसका मतलब है कि टाइम से पहले कोई बीमारी थी, कोई ऑटोइम्यून बीमारी थी जिसकी वजह से हो गया। तो एवरेज एज 50-51 है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी थी, स्ट्रेस नहीं था, आपने हर तरह से वो फैक्टर्स को अपनाया लाइफ में जो कि हेल्दी हैं, स्मोकिंग नहीं करते, तो 55 तक भी हो सकता है। क्या हम मेनोपॉज को रोक सकते हैं हमेशा के लिए? नहीं, डिले कर सकते हैं विद हेल्थ। और जेनेटिक्स भी होते हैं, जेनेटिक्स भी हैं कि आपकी माँ को कब हुआ था, लेकिन साइंस बिहाइंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये क्वेश्चन किया कि रोक क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बंदा और औरत बहुत डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बनाया है। औरत जब बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसके अंदर एग्स पैदा होते हैं। आप कह लें 100 मिलियन या 200 मिलियन वो लेकर पैदा हुई है। उसने रोज बनाने नहीं और है। जितने हैं उतने ही हैं जी, जितने अब जब उसकी प्यूबर्टी होगी 12-13 साल तो सिर्फ 300,000 रह जाते हैं। और फिर जब वो 37 इयर्स की होती है, जब हम कहते हैं नहीं बच्चियों की शादियां जल्दी कर दो, क्योंकि आपका एग जो होता है ना उसके ऊपर होता है। हमारा पूरा जो मज़हब है वो एक साइंटिफिक है। हम उन्हें पहले पता तो नहीं कि हम क्यों कह रहे हैं कि जल्दी कर दो, लेकिन आपकी पीक फर्टिलिटी 24 में है, आपके एग्स बड़े अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। 37 की औरत जो है उसके अंदर सिर्फ आप कह लो कि 25,000 एग रह गए हैं, और जब वो 40s में जाएगी तो और कम, सिर्फ 10% रह जाएंगे। और जब 50 की हो गई तो उसके अंदर एग्स जो हैं वो सिर्फ 100 रह गए। तो ये इस सिस्टम नहीं, बट अंडों को ज़ाया करने की प्रोसेस हम स्लो नहीं कर सकते। मैं तो उस पर आ रही हूँ। नहीं, मैं पता है क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगहों पे अब डॉक्टर साहिबा पढ़ने को मिल रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि 60 साल की उम्र पे मैंने बच्चा पैदा करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर दैट रीज़न। एजिंग प्रोसेस लोग अगेन कहते हैं कि आपकी फास्ट फॉरवर्ड पे चली जाती है जैसे ही आप मेनोपॉज में जाते हैं। पेरी मेनोपॉज में वो प्रोसेस ज़रा तेज़ होनी शुरू हो जाती है, और मेनोपॉज पे सडनली लोगों की आपने देखे अपीयरेंस ही बदल जाती है। एब्सोल्युटली। और इसी वजह से जो गाइडलाइंस हैं वो बदल गई हैं। अब आप मेनोपॉज को रोक नहीं सकते, आप थोड़ा डिले हो जाएगा लाइफस्टाइल के साथ। लेकिन अब आप देखें कि WHI की अमेरिका में एक स्टडी आई थी 25 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट देते हैं। आप देखें साइंटिफिक पीछे डेटा क्या है कि आपको क्यों मेनोपॉज हो रहा है ना। रीज़न ये है कि आपका एस्ट्रोजन कम हो गया, एग्स कम ख़त्म हो गए, इसलिए आपको मेनोपॉज हो गया। तो ट्रीटमेंट ये होगा कि आप एस्ट्रोजन दे दें। अगर आप एस्ट्रोजन देंगे तो उसकी वजह से जितने साइन सिम्टम्स आपने बोले, बाल, स्किन, आपकी बोन्स, आपकी हार्ट, आपकी हर चीज़ को जो फ़ायदा होगा। लेकिन हार्मोन्स क्यों नहीं दिए जा रहे थे? क्योंकि 25 साल पहले जो अमेरिका में एक स्टडी आई थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप एस्ट्रोजन बाहर से देते हैं तो आपको स्लाइटली जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाता है। इतना फेयर फैक्टर हो गया लोगों में कि हाई हम एस्ट्रोजन लेंगे तो हमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। अब
पिछले साल 2022 में पूरी गाइडलाइंस रिवाइज हो गई हैं अमेरिका के अंदर। उन्होंने ये कहा है जी कि अब अगर कोई आपको रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और औरत को सिम्टम्स आ रहे हैं और उसको मेनोपॉज हो गया है, तो जितना जल्दी आप हार्मोन्स लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा हर चीज़ में। अब ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। मैंने पहले जरा जनरल बात करनी थी, अभी मैंने आपको हिलने नहीं देना, अभी मैंने आपको बिठाए रखना है कुछ देर, इसलिए आप कंफर्टेबल हो जाएं। नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा इशू है कि लोग एक तो बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं होते, और अगर बात करते हैं तो इतना डरते हुए अल्फाज का चुनाव करते हैं और वो करना भी पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हमने किसी को अपसेट नहीं करना। लेकिन ये पैगाम बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हमारी इस गुफ्तगू से 4 ख़वातीन की ज़िंदगी बेहतर या आसान हो जाती है तो हमने अपना पर्पस अचीव कर लिया मैम। एब्सोल्युटली। सो शुरू करते हैं अब शुरू से। वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे 40 साल की उम्र के बाद जो आपको होने शुरू हों तो आपको पता चलेगा कि यार मैं पेरी मेनोपॉज में जा रही हूँ, उसमें क्या अमल दखल होना चाहिए, और उसके बाद मेनोपॉज और उसमें क्या अमल दखल? पेरी मेनोपॉज जब मैंने कहा था आपको, तो आपके जो ओवरीज हैं वो जो एस्ट्रोजन पैदा कर रही हैं, अच्छा जो आपका ब्रेन है ना और आपकी ओवरीज, ये दोनों कनेक्टेड हैं। एवरी डे जब औरत यंग होती है, जब उसके पीरियड्स आ रहे हैं, माहवारी आ रही है, तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल ओवरी को जाता है, ओवरी उसके रिस्पांस में जवाब देती है, तो आपको पीरियड आते हैं। इस तरह से ही जब आप पेरीमेनोपॉज में जाते हैं तो वो सिग्नल्स जो ब्रेन से आपकी ओवरीज के पास आ रहे हैं वो थोड़े से कभी भेजे कभी नहीं भेजे, कभी ऊपर हुआ हार्मोन कभी नहीं हुआ, तो पीरियड कभी इरेगुलर हो सकते हैं। कुछ लोगों के नहीं होते, देयर लकी वंस, उनका इस तरह ही चलता रहता है, उनको सिम्टम्स भी नहीं आते, ब्लेस्ड जीन्स हैं आपकी। लेकिन कुछ लोगों के पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और उनको मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, ठंडे पसीने और कभी गर्म पसीने। हाँ। ये जो सिम्टम है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाएंगे जब आप मेनोपॉज में चले जाएंगे और एस्ट्रोजन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसका मतलब जो सिग्नल ब्रेन से ओवरी की तरफ जाना था। अच्छा डॉक, एक सेकंड यहाँ रुकते हैं। अब ये चीज़ कैसे पता चले? कोई टेस्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं? पेरी मेनोपॉज का कोई टेस्ट नहीं है। आय हाय। जब गायनेकोलॉजिस्ट के आप पास जाएंगे तो सिम्टम्स की बेस पे ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। वो पहले ये देख लेंगे कि कोई और बीमारी तो नहीं, कोई थायराइड का इशू तो नहीं, और तो मसला नहीं कोई इस बंदी को चल रहा, तो उसके बाद कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है जिस पे हम कह सकें कि आपको पेरी मेनोपॉज है। आपकी हिस्ट्री से पता चलेगा, अच्छा ये थोड़े से सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, कभी पसीने आते हैं, कभी गर्मी लगती है, कभी मूड स्विंग्स हैं, लेकिन चलो पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, आपको पेरी मेनोपॉज है। ये पीरियड आपका 10 साल भी रह सकता है, आपका कभी 6 साल भी रह सकता है, ये वेरी करता है औरत टू औरत। अच्छा, इसमें क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए? अच्छा, इस स्टेज पे? फिर इस स्टेज पे ये होता है जी कि इसमें आपके एग्स अभी मौजूद हैं, आपका एस्ट्रोजन अभी मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ, आप इसमें प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हार्मोन्स ही होते हैं, बर्थ कंट्रोल भी हार्मोन्स हैं। लोग समझते हैं कि हम बर्थ कंट्रोल दे रहे हैं सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन के लिए, नहीं। बर्थ कंट्रोल एक डिफरेंट काइंड का टाइप का हार्मोन होता है जो हम आपको देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आपकी स्टेबिलिटी हो जाती है, मूड की भी, और प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो इसमें हम वो वाली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते जो कि हम मेनोपॉजल को देते हैं, लेकिन ये जो 7-8 अरसे का जो पीरियड है, ये इसमें हम आपको बर्थ कंट्रोल दे देते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ औरतें आगे कहती हैं कि पीरियड इरेगुलर हो गए, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आ रहे, कुछ को पीरियड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, माहवारी रुकती ही नहीं, महीना महीना चलती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड इरेटिक सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू ओवरी, यानी कि जो आपका वो सिस्टम है ये सिग्नल्स का, वो ख़राब हो गया, तो कितने भी अरसे रह सकता है। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज में एक खातून को कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है? क्योंकि आप लाइफ कोच भी हैं तो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्ची के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसके साथ उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ मतलब उसके साथ लाड प्यार करें, उसको टॉर्चर ना करें। देखिए, पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज भी एक ज़िंदगी का एक मेंटल, मतलब अक्सर मर्द हजरात घूम के कहते कि क्या ड्रामे लगाए हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब हर रोज़ सर में दर्द कैसे हो सकती है, हर रोज़ मतलब कभी तुम्हें गर्मी लग रही होती है, कभी सर, मतलब मैंने देखा है, मैंने एक्चुअली लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा है। तो मुझे बताएं कि इस स्टेज पे, पेरी मेनोपॉज की स्टेज पे, हम ऐसे बंदे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये कंसिस्टेंट चीज़ चल रही होती है। सपोर्ट सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि आपकी हर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से लेकर मूड स्विंग से लेकर हर चीज़ जो है वो आपका जो ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स आपके पूरे जिस्म में हैं, ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके बोन्स में, आपकी स्किन में, आपके है, एवरीवेयर योर एस्ट्रोजन इज़ देयर। अब जब एस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो आपका इफेक्ट तो पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम में अगर अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और अगर पता ही नहीं है कि वो किस स्टेज से गुजर रही है, तो उसके इमोशनल जो डायलेमास चल रहे हैं वो
औरत को नहीं पता, बंदे को नहीं पता, तो फिर वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? तो इमोशनल सपोर्ट इज़ मस्ट। उससे पहले आपको अवेयरनेस चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करें कि भाई ये चीज़ है। इट्स नॉट कि समबडी इज गोइंग क्रेजी कि ये पागल हो गई या इसको कोई मूड स्विंग, बैठे बैठे एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है या बैठे बैठे रो पड़ते हैं। मेडिकल थिंग, इट्स अ फैक्ट एंड यू डोंट नीड टू बी मिजरेबल। इसका ट्रीटमेंट भी है, गो टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। मसला ये और हो सकता है कि वो आपको साइकाइट्रिस्ट को भी रेकमेंड करें कि आपको दवाइयाँ वगैरह जो भी देनी है, जैसे कि अगर बर्थ कंट्रोल या बटेगी। अभी हम पेरी मेनोपॉज की बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद मैंने मेनोपॉज की तरफ आना है, बिकॉज मेन तो वही चीज़ है। लेकिन देखें वही वाली चीज़ है ना कि जो उसकी तरफ लीड कर रही है। पहले वाला हिस्सा अगर आप कंफर्टेबली और अगर घर वाले अंडरस्टैंड कर लेंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे, तो जब वो उस चीज़ की पीक के अंदर आएंगी तो सबको पता होगा कि क्या करना है। देखिए व्यूअर्स, बाहर वाला किसी भी तरह हमारे साथ पेश आए, अपने घर वाले जब अंडरस्टैंड नहीं करते, प्यार नहीं करते, रिगार्ड नहीं देते, और स्पेशली जब हस्बैंड की और बच्चों की सपोर्ट ना होना, एज अ वुमन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, इंसान का भट्टा बैठ जाता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं दंदनाती भी घूमती हो, काम भी करी हो, ये भी करी हो, वो करी हो। द ओनली रीजन दैट आई कैन डू दैट इज बिकॉज आई गॉट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड एंड चिल्ड्रन जो मुझे कहते हैं जाए निकले करें, हम खड़े हैं साथ। ये मैटर करता है एब्सोल्युटली। सो वो वाला लिहाज हम सब के अंदर होना चाहिए। और अगर हम वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, तो हमें अपने इर्द गिर्द के अपनी नंदों को, अपनी भाभियों को, अपनी बहनों को, अपने रिलेटिव्स को भी यही चीज़ वापस देनी चाहिए। आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद अब मेनोपॉज में क्या होता है, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, उसका मेडिकली इलाज क्या है और उसका जहनी तौर पे कैसे इलाज किया जा सकता है, और कोई ऐसी चीज़ें जिनसे ये सिलसिला आसान हो जाए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो ब्रेक से पहले हमने बात की विद डॉक्टर शबाना मुफ्ती अबाउट पेरीमेनोपॉज। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज पे और उसमें एक्चुअली होता क्या है। एंड डॉक्टर साहिबा जो है वो अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है। कसम से डॉक्टर साहिबा ये मेरे लिए टंग ट्विस्टर है, मैं को 20 साल से सही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट बट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच। डॉक्टर साहिबा, अगर जवानी को बर्बाद करना है तो मेनोपॉज शुरू कर दें, ये भी लोग मजाक मजाक में कहते हैं, और वेस्ट में तो अब इस पे बड़ी ओपन कॉन्वर्सेशन होती है। अब हमें मेनोपॉज के बारे में बताएं, अब आप बात करें और मैं सुनना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। मेनोपॉज हमने बात की थी कि पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो गए ना जब, तो इसका मतलब है कि ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया, तो आपको मेनोपॉज हो गया। अब हम कहेंगे इस औरत को मेनोपॉज हो गया, और जो आपके सिग्नल्स ओवरीज से ब्रेन में जा रहे थे, वो तमाम सिग्नल्स जो हैं अब उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा। ब्रेन से जो ओवरीज को जा रहे थे, ओवरीज रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ब्रेन के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं आपके हर चीज़ के, रिसेप्टर्स जिनके ऊपर एस्ट्रोजन ने जाके काम करना था। आपका जो टेम्परेचर को, बॉडी को रेगुलेट करता है, वो एक ब्रेन का हिस्सा है जहाँ पे जाके एस्ट्रोजन काम करता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो टेम्परेचर ही खराब हो जाएगा। जिस तरह आप गर्मी सर्दी, आपको पता नहीं चलेगा कभी गर्मी लग रही है, थर्मोस्टेट टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक ब्रेन के अंदर हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला, जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे जाके एस्ट्रोजन ने काम करना था और आपके इमोशंस को कंट्रोल करना था। अब जब एस्ट्रोजन ही बर्बाद हो गया तो पीछे अब वो क्या, जो इमोशनल सेंटर था उसका रिस्पांस इरेटिक हो गया। कभी आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छे मूड में हूँ, आई एम सो गुड, उसके दूसरे मिनट बाद आप गालियाँ दे रहे होंगे किसी को बैठ के, आप कहेंगे ये मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं। तो आपका इमोशनल पूरा मूड स्विंग्स हो जाएंगे। उसके बाद जी आप ये देखें कि आपकी पूरा हेयर से लेके वो थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन होता है मेनोपॉजल औरतों को, कहते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं और वो कम हो गए, और उनकी एक तरह से बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, सैड। और उसके मेरे तो वैसे 4 बाल हैं, तो मेनोपॉज हो गया तो मैं तो गई। उसके ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। टेंड वो शेव कर लेंगे सर, फिर डेमी मोर की तरह टेंड के साथ घूमेंगे और क्या हो सकता है। ब्यूटीफुल पर्सन। अच्छा, फिर आपकी स्किन देखें, स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल पैदा करता है, उसमें कमी आ जाती है। एस्ट्रोजन उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा तो आपकी स्किन ड्राई, फ्लेकी, जो पहले इतनी ग्लोई एंड ड्यूई थी, आप कहेंगे वो स्किन ड्राई हो गई है। आपको एस्ट्रोजन की कमी हो गई है। उसके साथ आपका कोलेजन, आपका जो कोलेजन जो होता है, जो आपको प्लम्पनेस देता है, जो आपको बड़ा प्यारा सा फैटनेस देता है। वो जो लोग फिलर्स
करके फिर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। बट व्यूअर्स, यही तो बात है, राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट करें तो आपको ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली देखिए, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, लेकिन आप उसको डिले ज़रूर कर सकते हैं। 20 की जब बंदा होता है या बंदी, तो आपका कोलेजन 1% कम होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब औरतें, ख़ासतौर पे औरतें जब मेनोपॉज में जाती हैं तो पहले 5 साल में आपका 30% कोलेजन ख़त्म हो जाता है। आप सोचें 30% कितना बड़ा है, तो आपका तो कोलेजन एकदम कम हो जाएगा पहले 5 साल ऑफ मेनोपॉज। तो एकदम आपके ऊपर, जिसे आप बुढ़ापा कह रहे हैं, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, आई हेट इट, क्योंकि सबने इसमें जाना है, वो बुढ़ापा आ जाएगा। अच्छा, ना कहने से बच जाते हैं ऐसे। एक टोटका ये है कि कहीं ना होगा ही नहीं, अंडर द रग डाल दें, करेंगे तो हम बात नहीं करना चाहते। बात ये कि व्यूअर्स, चाहे कोई डॉक्टर साहिबा जैसा हसीन हो या मेरे जैसा बांदर हो, एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे की एक ही ख्वाहिश होती है कि जो वो हैं कम से कम वैसे ही लगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक और मखलूक बन जाएं, बट बात ये कि एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल एंड वो, और अपने आप को मेंटेन करने में अगर आपका जी चाहता है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। सो जो आपको खुश करती है चीज़ आप करें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए, जब आप 70-80 साल के हो जाते हैं तो आपका कोलेजन तो 80% जिस्म से गया। इसलिए जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बुढ़ापा एजिंग होता है तो आपका मसल प्रिजर्वेशन, मसल लूज होना शुरू हो जाता है, और आपकी जो फैट होती है, वजन भी नहीं फिर सही तरह कम होता, वेट भी आप रिटेन करना शुरू हो जाते हैं। सबसे कॉमन कंप्लेन जो मुझे औरतें आके ऑफिस में कहती हैं, कसम ले लो डॉक्टर साहब, मैं फाके कर करके मर गई लेकिन पेट दी चर्बी नहीं कम होती। ये सबसे बड़ा मसला, क्योंकि जो आपकी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपकी हिप में, औरत की हिप पे होती है चर्बी, वो सारी शिफ्ट हो जाती है पेट पे, जिसे हम कहते हैं बेली फैट। उसका मसला स्टार्ट हो जाता है, और वो जो मर्जी कर लें मेनोपॉज के बाद वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बेली के एक पूछ सा लेके फिरते हैं। उसका भी एक ट्रीटमेंट बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, बट डॉक्टर साहब एक सवाल है, जिन लोगों का यूट्रस रिमूव होता है, जी, कहते हैं ना जी बड़े ऑपरेशन से बच्चेदानी निकाल दी, ये भी बड़ा आजकल कॉमन एक मामला अनफॉर्चुनेटली हुआ है। तो वो जब आप करते हैं तो क्या फिर ये मेनोपॉज जल्दी नहीं हो जाता? अच्छा, अगर खाली बच्चेदानी निकाली है, सपोज आपकी रसौली थी, बच्चेदानी निकाल दी, जो यूट्रस है ना वो सिर्फ एक व्हीकल है बच्चा कैरी करने का। जो हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं वो आपके ओवरीज से पैदा हो रहे हैं। ये यूट्रस है, उसके साइड में आपके ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के साथ ओवरीज हैं। तो जितना हार्मोनल वर्क हो रहा है वो सारा ओवरीज से हो रहा है। तो अगर ओवरीज निकाल देंगे जवानी में, और बल्कि नहीं निकालनी चाहिए, अगर आपका कोई मसला नहीं चल रहा तो ओवरीज को प्रिजर्व करें, ओवरीज मत निकालें, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत जो आपके एस्ट्रोजन पैदा करते रहना है। एस्ट्रोजन आपको चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर आप ओवरीज निकाल देंगे तो आपको सडन जो है, हम कहेंगे सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है नेचुरल मेनोपॉज से, क्योंकि नेचुरल मेनोपॉज में तो अभी भी ओवरीज हैं, थोड़ा बहुत आपका एस्ट्रोजन पैदा हो रहा है, लेकिन सर्जरी आपने रिमूव कर दी तो आपको तो मिनट में ख़त्म हो गया। राइट अवे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक और मसला ये कि पहले जो हमारी नानी दादी, मैं हमेशा कहती हूँ, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 60 साल 50 जो भी था। आजकल की औरतें 70-80 ईयर्स हैं। आपका अगर एवरेज मेनोपॉज हो गया 50 साल की उम्र में, आपने अगले 40 साल 50 साल मेनोपॉज में गुजारने हैं विदाउट एस्ट्रोजन, तो इसका मतलब है कि आप एक बीमार बन के, एक आप तमाम अपनी बीमारियां लेके, इमोशनल हों या फिजिकल, उसके साथ जिंदा रह रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये एक महंगा नुस्खा है और क्या इसका कोई टेस्ट है? कोई आपके टेस्ट किए जाते हैं पता करने? मेनोपॉज देखिए उसका टेस्ट होता है, पेरीमेनोपॉज का कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन अगर मेनोपॉज हो गया, वैसे तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1 साल के लिए पीरियड ख़त्म हो गया 50 में जाके, तो आपको तो मेनोपॉज हो गया। लेकिन अगर टेस्ट ख़त्म हो गया, एक होता है FSH, फीमेल हार्मोन चेक करा लें, अगर आपने करवाना है कि हाँ मैं मेनोपॉज में चली गई या नहीं गई। लेकिन वैसे तो हिस्ट्री इज़ इनफ, सिम्टम्स इज़ इनफ, आपको सारे सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह कोई टेस्ट खास तौर पे कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम करके हमें पता चले कि जी प्रोजेस्टेरोन इतना लेवल है हमारा, एस्ट्रोजन हमारा इतना लेवल है, फलां का, जिस तरह लेवल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेवल्स को नहीं कोई, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है अमेरिका के अंदर। एक्चुअली मैं किसी और की बात भी सुन रही थी, उसको हम कहते हैं बायो आइडेंटिकल। एक टेक्निकल सी, पता नहीं आपके पास टाइम है, मैं आपको बता दूं कि बायो आइडेंटिकल जो थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट, इसका ट्रीटमेंट है कि हमने हार्मोन्स देने हैं एस्ट्रोजन जो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होते हैं, और आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होती है। ये ट्रीटमेंट है और देने चाहिए अगर आपको कोई रिस्क नहीं है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, और जो मैं आपको बता रही थी कि नई गाइडलाइंस आई हैं कि अब दे दें, इसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत रेयर है। अब ये पिछली वाली स्टडी जो थी, सारा साइंटिफिक डेटा वो नल एंड वॉइड है। एक बायो आइडेंटिकल होता है जिसमें आप कह रही थी कि हार्मोन्स चेक कर सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है आपको वो हम बना के फार्मेसी में फॉर्मुलेट करके, दैट इज़ अ स्कैम।
वो रेगुलेटेड भी नहीं है, वो FDA अप्रूव्ड भी नहीं है, उसके पीछे लिमिटेड साइंटिफिक डेटा है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट लेना है, बल्कि ये मैं किसी की बात सुन रही थी, दे गेट सच अ फैंसी वर्ड, आप बायो आइडेंटिकल, हम अपने हार्मोन्स के लेवल चेक करके उतने लेंगे जितने हमें ज़रूरत है। दैट्स नॉट ट्रू, देयर इज़ लिमिटेड साइंटिफिक डेटा। जो आपका FDA अप्रूव्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो रेगुलेटेड है, वो ही लें आप। बट डॉक्टर साहब अब आप बात करिए अमेरिका की, मुझे पाकिस्तान का बताएं। पाकिस्तान में जो मेरी बहनें हैं, जो पाकिस्तान में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है प्राग्युलिटिन के नाम से, अब मैं अगर नाम सही लूँ या नहीं, और इस तरह के हैं, मैंने पूरा, यानी कि अगर आप मेनोपॉज में हैं और आप को महसूस हो रहा है कि मतलब और बल्कि आप अगर मेनोपॉज से गुजरे तो आपको लेना चाहिए, यानी कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें। रिस्क फैक्टर नहीं है तो अच्छा, अब ये देखिए, अच्छा रिस्क फैक्टर क्या है? अच्छा रिस्क फैक्टर बता दूं, लेकिन एक और मसला पाकिस्तान का जो मैंने नोट किया, आप यहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करें ना जाके, तो इस सैड अगर कोई सुन रहा होगा तो मुझे कहेगा पता नहीं कि अमेरिका दी डॉक्टर समझ दी अपने आप में। मसला ये है कि यहाँ पे एक नॉर्म है, वो कहते हैं 3-4 साल का मसला है, कोई पसीने आएंगे, नींद नहीं आएगी, जोड़ों में दर्द होगा, कोई नहीं, सारे 3-4 साल का मसला नहीं है, ये 40 साल का मसला है जी, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड जब हम अपने अक्सर बुजुर्गों में देखते हैं, मतलब 60 साल की खातून कह रही है मेरे गिट्टे गोडों में बड़ी दर्द होती है, सारा कुछ ठीक है लेकिन गिट्टे गोडे नहीं ठीक हो रहे। सही कह रहे हैं, और पूरे जिस्म में दर्दें। तो ये 40-50 साल का मसला है, और वो ये तो 3-4 साल का मसला है, गुजर जाएगा, लंघ जाएगा बीमारी। दे आर मिजरेबल, वीमेन आर मिजरेबल, दे नीड टू बी ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एनी कैंसर, अगर आपका स्ट्रोक, आपकी हार्ट डिजीज़ है, इस तरह के मेजर, अगर आपको कोई क्लॉट्स हैं लेग्स के अंदर जो खून जम जाता है, ये 4-5 चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट से जाके बात करें। यहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट ने अपने आप को अप टू डेट नहीं किया विद न्यू गाइडलाइंस के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ इंडिकेटेड नाउ। तो व्यूअर्स, अगर आप इस एज रेंज में हैं, यानी आप 45 प्लस हैं, और अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 साल से रुक चुकी है, यानी कि आपको माहवारी पूरा 1 साल नहीं आई, 45 से ऊपर, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, और आपने अपनी, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपकी जो मतलब डॉक्टर हैं, जिनके पास आप अपने मतलब चेकअप के लिए जाती हैं ख़वातीन, ज़रूर उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि जी मैंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आपसे बात करनी है। उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, और ऑब्वियसली अब आपने ये सारी डिटेल्स तो सुन ली हैं, आप डॉक्टर के पास जाके आप कहें कि जी मैं इस तरफ जाना चाह रही हूँ, मुझे बताइए कि जी क्या गाइडेंस है। एब्सोल्युटली, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना। और ऑब्वियसली व्यूअर्स, अपनी मर्जी से आपने कोई दवाई नहीं लेनी, डॉक्टर से रुजू करके उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी डोसेज के हिसाब से आपने चलना है। ब्रिंग अप द टॉपिक, अपने आप को एजुकेट करें, डॉक्टर के पास जाके टॉपिक को ब्रिंग अप करें। वो इस चीज़ को नॉर्मल समझते हुए इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते। ये असल में वही वाला बात है ना। और उसके अलावा हम सारा टाइम रीलें देख रहे होते हैं, ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। मेनोपॉज के बारे में पढ़ें, इसके बारे में जानें और अंडरस्टैंड करें कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसके थ्रू हर औरत गुजरती है, लेकिन उस वक्त जो आपकी फीलिंग्स और जो आपके जिस्म में चीज़ हो रही होती है वो अब नॉर्मल होती है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए आप मेनोपॉज में तो आपको पता है बड़ी सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इमोशनल सपोर्ट, यही जो आपने कहा ना 3-4 साल होता है तो ख़त्म हो जाता है, घर वालों का भी यही रवैया होता है। सही बात है। एक मेमोरी लैप्सेस जो होते हैं, औरतें कहती हैं हम खाना पका रहे थे, नमक डाला या नहीं डाला, कहीं चाबी रख के भूल गए, आपका ब्रेन पे एक फॉग सा आ जाता है, आपकी लगता है कि याददाश्त कमज़ोर होगी, आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, वो भी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। वो ये नहीं कि वो औरत जो है उसको याददाश्त या वो बूढ़ी होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मसला ये कि उसके एस्ट्रोजन की वजह से अब उसका जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं वो आपकी, अच्छा एक स्टडी ने दिखाया है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग कहें कि आदमी और औरत की, इस तो हम कहते हैं, बंदे कहते हैं कि जी इसलिए तो औरत में कम अकली आ जाती है, इसके बाद नहीं। क्लिनिकल रिसर्च हैज़ शोन कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना, सेरिब्रल आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, औरतों और बंदों में इवन मेनोपॉज के बाद भी सेम रहती है, सेरिब्रल पावर। वैसे हार्मोन्स की वजह से आपका जो सिम्टम्स आ रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट। तो यानी कि अगर आप अपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें और सारी चीज़ें करें तो काफ़ी हद तक आप आसानी की तरफ जा सकते हैं, आपके बोन्स ठीक हो जाएंगे, फ्रैक्चर नहीं होंगे। और ये भी तो देखें ना, दवाइयाँ फक के डिप्रेशन की, सही बात, मुझे पता है फ़नी लगता है कि हम उस चीज़ का इलाज नहीं करेंगे जो मसला है,
हम उसके इर्द गिर्द की सोने की भी दवाई ले ली, खाने की मतलब वो उसकी भी दवाई ले ली, डाइटिंग के टीके लगा लिए, चीज़ें खानी शुरू कर दी। भाई वो सारी चीज़ें जब उस मेन जड़ को हल कर देंगी, जब वो मेन चीज़ हल हो जाएगी तो फिर ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3, जो हल्दी होती है टर्मरिक, ये फाइबर, ये वाटर इनटेक, एक्सरसाइज और तमाम ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सोए प्रोडक्ट्स होता है, सोए मिल्क और ऐसी चीज़ें, बल्कि ये पेरीमेनोपॉज की औरतें भी जो हार्मोन पे नहीं जा रही उनको ये सोए प्रोडक्ट्स ज़रूर लेने चाहिए। ओवर द काउंटर भी होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर नेचुरल एस्ट्रोजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जब आपको ये बोन्स का भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है तो एस्ट्रोजन उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है आपको एक हेल्दी लाइफ मेनोपॉज में गुजारने की इजाज़त देगा फॉर द नेक्स्ट 40-50 ईयर्स, जब तक आपने ज़िंदा रहना है। अल्जाइमर डिजीज़ बहुत कॉमन हो जाती है जब आपका मेमोरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, विच इज़ मोर कॉमन इन वेमेन देन मैन। बिल्कुल। और आपका पता है मेनोपॉज से पहले जो आदमी होते हैं वो हार्ट डिजीज़ से कितने मरते हैं? डॉक्टर साहब मैं आपको मेनोपॉज के बाद औरतों के अंदर हार्ट डिजीज़ भी उतना ही इक्वल हो जाता है जितना। डॉक्टर साहब हमारे एक जानने वालों में एक ऐसी खातून है जिनको जब मेनोपॉज शुरू हुआ, एक तो घर वालों को समझ नहीं आई कि इनको हो क्या रहा है। अच्छा, फिर कोई 1 साल इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के बाद उनको घर वाले नहीं याद रहते थे, मतलब उनकी इतनी मेमोरी लॉस का इशू हो गया और अपेरेंटली उनका एस्ट्रोजन बड़ी तेज़ी से ड्रॉप हुआ। उनका बड़ा इलाज करवाया, चेक कराया, तो फिर पता चला कि ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। तो वो लिटरली घर से बाहर निकल जाती थी, उनको याद ही नहीं होता था कि वो मतलब सेटअप भी हो रहा वो था। एक काफ़ी फास्ट पेस पे उनको हुआ। सही। अब अगर राइट टाइम पे पकड़ी जाती है चीज़, ठीक है, तो शायद वो बहुत सी मसाइल और तकलीफ और अब पहले से काफ़ी बेहतर है, मतलब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन नुकसान तो हो गया ना जो उसे 1-1.5 साल में होना था। स्लीप इश्यूज कितने होते हैं आपको पता है? जब औरत स्लीप नहीं करेगी और रात को उठ के बैठ जाएगी कि उसको इतने पसीने कोई आ रहे भी हैं, नहीं सो तो सके सुबह उठ के आप क्या काम करेंगे? आप क्या बच्चों को स्कूल भेजेंगे? आप क्या बच्चों और हस्बैंड का ख्याल रखेंगे अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है? आपको स्लीप नहीं आती। मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ कि मैग्नीशियम लिया करें फॉर स्लीप, और उसके बाद अगर आप एस्ट्रोजन थेरेपी लेंगे तो वो तो खैर एक बात है कि आपने जाके डॉक्टर से पता करना है, लेकिन ये ओवर द काउंटर चीज़ें हैं। आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन कितना स्टार्ट होता है जो आप बात कह रही थी, तो एंटाई डिप्रेसेंट की बजाय अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एस्ट्रोजन थेरेपी पे और इन चीज़ों पे जाएंगे तो रूट कॉज को आप फोकस कर रहे हैं, ना कि जाके डिप्रेशन। और मतलब अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपने अच्छी नेचुरल खुराक लेनी है, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, 8 से 10 ग्लास तो कम से कम। बाय द वे ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हम ये भी नहीं रियलाइज़ करते, इसीलिए तो हमें वाटर रिटेंशन के इतने मसाइल होते हैं, क्योंकि पानी में कमी होती है जिसम और अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। नींद को पूरा करना, देखिए व्यूज़, ये सारी चीज़ें, और एक्सरसाइज करना, चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, कुछ तो करें, हिले तो ये चीज़ें तो कम से कम करें ना, ताकि इस चीज़ को डिले कर सकें। और जब मेनोपॉज खुदा न खास्ता शुरू हो जाता है, जो होना ही है हर किसी का, हर औरत का एट सम पॉइंट, तो फिर उसके साथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें ताकि बैलेंस में ज़िंदगी गुजारें। सही बात। मैम, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं ये कहूँगी कि हर एक को अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, एंड देयर इज़ सो मच लैक ऑफ अवेयरनेस। जो जितना क्लिनिकल साइंटिफिक डेटा आया है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट से ले लेते हैं कि स्किन पे क्या हो रहा है, ये सर्जरी का, जो चीज़ें करने की हैं, जो नॉलेज और साइंटिफिक चीज़ आपको रिसर्च पे नज़र रखनी चाहिए कि वो एजुकेशन आप अपने डॉक्टर्स को भी दें। सबसे पहले तो डॉक्टर्स अपने आप को एजुकेट करें कि दिस इज़ हैपनिंग एंड गाइडलाइंस बदल गई हैं। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत रेयर है। अगर आपके पेशेंट्स आके आपसे बात करते हैं, वो नहीं बात कर रहे थे, दे शुड ब्रिंग अप द टॉपिक। अगर उनको मेनोपॉज है तो प्लीज़ इसको एटलीस्ट इस डिस्कशन को स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट द डिस्कशन। हमने तो एक कोशिश की है, पहल करने की कोशिश की है ऑन द स्टेट चैनल। व्यूअर्स, अब आगे इतने व्लॉगर्स हैं, इतने लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे ख़वातीन की सेहत की भी अगर बात कर लें तो शायद बहुत अच्छी बात होगी। डॉक्टर साहिबा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू, और जल्द फिर मिलेंगे। एब्सोल्युटली। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी 3 बहुत ही मज़े की और टैलेंटेड बहनों से। क्या बात है, द डॉली से ग्रुप हग, ग्रुप हग, ग्रुप हग। कैसी है मेरी गर्ल्स? आ जाओ। थैंक यू। हमारी प्यारी प्यारी सी डॉली सिस्टर्स हमारे साथ है। बाद में मुझे इसमें भी गिला नहीं है कि जब एक का नाम सना डॉली है तो सारे ग्रुप का नाम फिर डॉली सिस्टर्स क्यों पड़ा?
ये भी तो एक मिस्ट्री है ना, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। तो सना डॉली हमारे साथ हैं, देन वी हैव विद अस महाशा एंड वी हैव नायाब ज़हरा हाशमी। यस हेलो गर्ल। सबसे पहले तो ये बताओ डॉली सिस्टर्स क्यों है नाम? ना तो एक ही डॉली है गए, तो ये क्या बात हुई? पहले ये मुझे एक्सप्लेन करें। एक्चुअली रेडियो पाकिस्तान पे भी काम किया, तो वहाँ पे ज़हीर अब्बास रोने वाला, तो मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह गुड़िया कहते थे। अच्छा, तो डॉली डॉली, तो वहीं से पड़ गया और फिर डॉली सिस्टर्स बन गए। हाँ हमने सोचा हम डॉली सिस्टर्स बन जाते हैं। गुरूर तो कभी नहीं किया। डॉली क्या होती है? डॉली बहुत प्यारी होती है, तो खुद ही अपने आप को आपसे डिसाइड- कम होती हम है। तो इतने क्यूट है ना, तो आज से कम। मेरी अब उम्र क्यूट होने वाली रही नहीं है ना, लेकिन थैंक यू फॉर सेइंग दैट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ मेकअप रूम में क्यों लड़ रही थी तीनों? हैं कदम हो रही थी ना लड़ाई, हुई है ना लड़ाई मेकअप रूम में? सुलझी पे हो रही थी। ये देखा ना, ये नहीं कभी झूठ बोलती है, ये वाली मेरी लड़की सब सच बता देती है। लड़ते क्यों इतना तीनों? बताओ मुझे पहले ये तो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं होती लड़ाई? हाँ चीज़ों पे थोड़ा सा हो जाता है। हाँ तो बताओ ना, देखो बहनों की यही तो बात होती है, आपस में झगड़ना, आपस में हंसना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, लाड करना। बहनों के साथ, और बहनों के साथ तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत ताल्लुक होता है। कोई शक नहीं, नो डाउट। सो मुझे बताओ कि लड़ाइयाँ कितनी होती है? पहले ये बताओ। थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी छोटी है ना, तो लाड है उसके साथ। ये देख लिया ना, पकड़ा भी गया। वो लड़ाकी भी है लेकिन सबसे लाडली भी है हमारी। हाँ जी, है। बस ज्वेलरी की चीजें, मेकअप शेप, उस पे ये है। अच्छा, सबसे रीसेंट लड़ाई किस बात पे हुई है? ज्वेलरी पे। और क्या हुई थी जरा बताओ ना, हमें भी पता अभी चले कि मेकअप हमारा रूम का- गुग्गू पे भी कितना को बेबी है, जरा पता। ये सबको जो ना, ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए रिंग। मैं कह रही थी मुझे गोल्डन इयररिंग चाहिए, वो कह रही थी मुझे वाइट चाहिए। बस इतना सा होता है। इस मामले में थोड़ा सा इतना सा हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब झगड़ा होता है तो किस हद तक होता है? जिस तरह लड़कों में तो झगड़ा होता है तो हाथापाई शुरू हो जाती है, तो आप लोग की आपस में किस लेवल, मतलब रुस जाते हो, क्या होता है, और फिर मनाता कौन है? थोड़ा सा रुस जाती हूँ मैं, ये मनाती हूँ। अच्छा, एक सेकंड पॉज करते हैं। आपका इस बहनों के ग्रुप में क्या रोल है? जिस तरह ड्रामों में रोल होता है ना, आपका क्या रोल है इस ग्रुप में? आपका क्या रोल है? तुम्हारा तो हमें पता है रोल, लेकिन तुम बता दो, आपका क्या रोल है? हाँ। मैं इस ग्रुप को लीड करती हूँ, सो लीडरशिप मेरे पास है। तो ज़्यादातर इस वजह से काम, आपको पता है हेक्टिक है, तो चीज़ें बहुत सी मैनेज करनी होती हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा कर लेती हूँ मैं। हाँ भाई, ऑब्वियसली आपने अगर मैनेज करना है चीज़ को, तो आपको पता है उसको मैनेज करने में इंसान को करना पड़ता है। अंडरस्टूड है। आपका रोल क्या है? मैं जी आर यू द सुलाबाज? यस ये एग्जैक्टली। सुलाबाज। नाइस वर्ड, सुलाबाज। सुलाबाज, हाँ। मुझे वैसे ना सारे ये समझते हैं कि ये एटीट्यूड गर्ल है, हालांकि मैं अंदर से बिल्कुल भी ऐसी नहीं बिल्कुल हूँ। भी नहीं हो। नहीं, मैं घर में तो माशाल्लाह से मेरी कोई भी नहीं सुनता। माशाल्लाह मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे वाला हाल है। सुनते हैं, मगर ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, सुनते सब आपकी हैं, लेकिन करते अपनी। वो हमारे पीटीवी का ही एक प्रोग्राम था, यहाँ सुनता कौन है, तो इनका वो मिसाल है। मैडम, आपका रोल है मेरा ज्वेलरी पे स्यापा पाना? छोटे का निकू। हाँ, छोटे का निकू। हाँ। हाँ, मेरा बस इतना ही रोल है। मतलब मुझे निकलने की भी जल्दी होती है और थोड़ी सी पहुंचने की भी perfectionist जल्दी हूँ। होती है, फिर वहां से निकलने की भी जल्दी होती है। और तो अभी इसके ना पाँव के नीचे पहिए लगे हुए हैं। इधर इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो पाँव पे पहिए लग गए थे, तो जब पाँव पे पहिए लगे तो स्पीड उसकी ये वाली प्रॉब्लम सही है। है, सही। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप बना कैसे? जरा ग्रुप की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। आगाज तो रेडियो पाकिस्तान से हुआ? नहीं, पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान से हुआ। टेलीविजन से ही हुआ जी, था। 17 साल हो गए, तब मैं 13 ईयर की थी जब आगाज किया। तो छोटी सी छुटकी सी। जी, हाँ, और दोनों अकेले? ने दोनों ने हम दोनों ने, मैंने दोनों और ने साथ किया। हाँ जी, आप आप 13 की थी एंड शी वाज अबाउट 11 15 15। अच्छा, बड़ी है। 1.5 साल। मैं बड़ी हूँ, नहीं लगती? मैं हमेशा कंफ्यूज कर देती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी मिक्स किया था जब एक और चैनल पे मैंने कहा था कि कौन सी वाली को पता नहीं चलता ना, बिकॉज एक तो ड्रेस भी सारे एक जैसे कर लेते हो, मेकअप भी एक जैसा कर लेते हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा, हाँ। तो बस फिर वो यही था कि हम दोनों ने आगाज़ किया। उसके बाद जब ये हमारे साथ आई, 8 साल हो गए इनको भी हमारे अच्छा, साथ। ये इसकी एंट्री कैसे हुई? इस मैं पटाखे की एंट्री कैसे हुई? एक और मुझे शौक था, मैं इनकी खींचती रहती थी। एक और निजी चैनल वहाँ पे रमज़ान मुबारक में इनका नाच से आगाज़, हमारा भी पाकिस्तान टेलीविज़न से, माशाल्लाह। शहर रमज़ान से मोहसिन जाफर साहब के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम पहला किया। उसके बाद फिर उससे पहले 2 रिकॉर्डिंग्स भी थी, वो पाकिस्तान टेलीविजन के लिए थी, लेकिन फर्स्ट लाइव प्रोग्राम जो सैयद मोहसिन जाफर के साथ हम लोगों ने नाइट टाइम ट्रांसमिशन जो है ना, शहर रमज़ान, वो मोहसिन किया भाई था। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट बेशक, बेशक, प्रोड्यूसर हैं, और मतलब हमारे लिए तो
एक बहुत ही Boss, ब्रिलियंट yes. पर्सनैलिटी, Yes, exactly. ग्रेट पर्सन एंड विजनरी पर्सन। Yes. और म्यूजिक से बहुत प्यार भी इश्क, बहुत ज़्यादा उनका म्यूजिक से जो है ना वो रुझान है उसकी तरफ, और शगफ हासिल उनको बहुत ज़बरदस्त। अब देखो ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे आपको मिलती है। नो डाउट। गाइड करने वाले भी अच्छे लोग मिलते हैं, और फिर अगर प्रोड्यूसर हैं तो उनको उस यॉनरा से लगाव है तो वो उस चीज़ को उठाते हैं। यस, वरना दूसरे चैनल्स पे आपको पता है भाई इस प्रोड्यूसर ने ए वाला शो दे दो, एनु ए दे दो, एनु ए दे दो, और फिर उनको इंटरेस्ट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी है। देखिए पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान, ये दो जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वाकई में माँ हैं, Mother और ये Institute. मदर इंस्टीट्यूट। और इसको क्या कहते हैं कि हमने पाकिस्तान टेलीविजन के बाद जो है ना 15 साल हो गए हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक हैं। तो ये दो उस्ताद इदारे जो है ना ये बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह से हमारे घर हैं, और हमने सीखा ही सब कुछ यहाँ से है। ये तो हमारी अभी म्यूज़िक की बात हो रही है, पर पर्सनल लेवल पे मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका म्यूज़िक तो अपनी जगह है, रूह की ग़िज़ा है, और वो हम सुनते रहेंगे आपसे। ऑफ कोर्स इतने खूबसूरत आप लोगों ने सोलोज भी एंड आपके एज अ ग्रुप भी सॉन्ग्स है, सारा कुछ है। अल्लाह का करम। तो मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में जब छोटी सी, अभी खैर इतनी कोई बड़ी तो नहीं हूँ, जब छोटी सी थी तो क्या सोचा था कि क्या बनूंगी? मुझे बड़ी नात खां और सूफी आर्टिस्ट ही बनना। हमेशा से? हाँ, हमेशा से, शुरू से शौक था। और स्कूल लेवल पे जितने सरकारी मुकाबले वगैरह होते हैं वो करने, और उनमें मुझे 3 साल फर्स्ट पोजीशन का एजाज़ हासिल है नात में। इवन गैर सरकारी भी बहुत हाँ। सारे मुकाबला जात हम लोग ने विन तो जो शौक था अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने पूरा किया। अब मैं ये नहीं कह सकती कि अनफॉर्चुनेटली हम आए हैं, हम बिल्कुल लड़ झगड़ के पोखर ताला करके माँ बाप के साथ जंग, एक मनाने के घराना लिए हाशमी है, बड़ा कुछ किया तो आपको पता है बहुत मुश्किल आपको होता पता है। है मेरा भी आप यही, हम भी लोगों ने आप- जब शुरू में हमारे वही पहली हम तो मुलाकात फैमिली हुई, है। हाँ, तो हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि यही वाली बात होती है ना कि जब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपके आबाओ अजदाद और आपकी फैमिली के एंड से आ रही होती हैं तो फिर आपको एहतियात भी बहुत करनी पड़ती है। बेशक ऐसे। और ज़रा सा लेफ्ट राइट चीज़ हो जाए तो फिर 100 बातें और मुश्किल 100 हो जवाब आपको ऐसे देने ही है, पड़ते ऐसे हैं। ही। सो आपका हमेशा से ये फोकस था मैडम? मैं बचपन से थोड़ी ना जिसको कहते हैं कि आई एम ग्रेट ऑब्जर्वर, मैं बात कम करती हूँ, और मैं अब तो थोड़ी बात करने लगी हूँ, लोगों से बात करनी पड़ती है तो मैं अल्लाह का शुक्र, वी आर वेरी ग्रेटफुल। लेकिन मैं जिसको कहते हैं ना मेरा नाम घर में ना फैमिली में चुप शाह है, तो मैं ऑब्जर्व करती रहती थी और मैं सोचती थी कि मुझे किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। तो क्या सोचती थी? मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, और मुझे भी यही शौक था कि मुझे आगे जाना है, मुझे सबसे बड़ी कारिया बनना है, सबसे बड़ी नात खां बनना है, मुझे सूफी आइटम्स करने हैं, मुझे बहुत अच्छी यानी आर्टिस्ट बनना है। एंड आई एम सूफी सिंगर प्लस होस्ट, आपके सामने कह रही हूँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और मैंने स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी विन किए और होस्ट भी मैंने किए हैं बहुत सारे Debating प्रोग्राम्स। भी? हाँ, डिबेटिंग भी, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ना होस्ट भी किए हुए हैं। मटर, आप बताइए। मैं नूर को भी बुलाती हूँ मटर, इसको तो देख मैं मटर आता हूँ। मटर, मुझे बताओ आपकी क्या सिचुएशन है? मेरी सेम सिचुएशन है। नहीं मतलब किसी ने नहीं सोचा था 2 मिनट के लिए भी कि यार मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने पायलट बनना है? तो मैं यही तो पूछ रही हूँ। मुझे बड़े मजे की चीज ना, मुझे फौज में जाने का शौक था बहुत ज़्यादा। बाबा आर्मियन थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि आपका बर्थडे और बाबा का बर्थडे सेम है। आप दूसरे एक चैनल पे A+ पे आपके साथ मुलाकात हुई, तो उस दिन बाबा का भी बर्थडे था, हम भूल गए थे उनको विश करना। हमने ऑनर किया। हाँ, हम आपके साथ आपको विश किया। तो वो आर्मियन थे, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी फौज में जाऊंगी, और फौज में ही मैं सबसे बड़ी कारिया भी बनूंगी, क्योंकि उसमें वहाँ तो सब कुछ है, नात खां भी, मिल्ली नगमे भी, मैं वहाँ पे परफॉर्म करूंगी, होस्ट भी करूंगी, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले मैंने फौज में जाना है। लेकिन मुझे तो स्टार्ट से ये शौक था कि मतलब जैसे हिना नसरुल्लाह जी हैं, तो उनको जब मैंने सुनना, और उनके बाद मेरी इंस्पिरेशन ये थी घर से, तो मुझे यही था कि काश मेरी आवाज़ भी उस लेवल पे हो कि मुझे सुना जाए। मेरा भी कहीं बड़ों में नाम, बड़ों में तो नहीं आ सकता, लेकिन कहीं पे मेरा नाम ज़रूर है। शुरू से और माशाल्लाह माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग सो वेल। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो किसका अब हम नायाब का। ओ, नाम भी नायाब है, तो सुनेंगे भी कुछ नायाब ब्रेक के बाद। क्या बात है, मेरा बच्चा मैं सकड़े छोटा सा ना, हमें सदके सदके कर रहा है। मैंने कहा ये क्या बात हुई। आजा मेरी गुड़िया, वेल डन। आपसे प्यार इतना है ना, इसलिए सदके जा रही हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अच्छा मुझे ये बताओ गर्ल्स के आजकल क्या मसरूफियत है, आजकल किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो और आगे का गोल क्या है? नात को फ़रोग देंगे और सूफियाना कलाम में एक जो है वो आगे जाने का प्लान है। हम लोगों ने ये 3 सूफियाना कलाम अभी
आप ही से हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद भी सूफी आइटम्स तैयार करें पाइपलाइन में बहुत से। मैं साथ साथ मतलब मैं सूफी सिंगर भी हूँ, साथ मैंने आपको बताया हो, तो मैं दोनों चीज़ें, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मगर मैं मेहनत कर रही हूँ। अब दुआ करें कि अल्लाह कामयाबियाँ नसीब करे पहले से भी ज़्यादा। वंडरफुल। व्हाट अबाउट यू लिटिल वन? सेम सिस्टम। लड़ाई के अलावा लड़ाई के अलावा आपको क्या सिंगिंग पे जो है ना वो फोकस, सिंगिंग पे मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने खुद में ज़्यादा रियाज बहुत फर्क आया है। इवन पिछले कुछ सालों से अब बड़ा फर्क आया है और पता चल रहा है कि आप लोग रियाज कर रहे हो और एफर्ट कर रहे हो, क्योंकि बेटा आप 8 साल कुछ नहीं टाइम होता। यस 8 इयर्स एक बहुत कम अरसा होता है फॉर अ सिंगर। यस कहीं 20-30 साल के बाद कहीं जाके आपका गला जो है वो सेटल होता है। और माशाल्लाह हमें 17 साल हो गए माशाल्लाह। आपको 17 आपने उसको 8 हुए हैं। हाँ वो मेरा कह रही है। टिकी पैक की बात करी हूँ। आप लोगों को तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए, छोटे छोटे से तो थे जब आपने बेशक start किया बेशक था। आपने रियाज का जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया कि असातिज़ा इकराम का नाम लेना ज़रूरी है। बहुत अगर हम ज़रूरी हाँ उनका नाम नहीं लेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी, बेअदबी होगी, क्योंकि माँ बाप तो दुनिया में लेके आते हैं, ज़मीन पे लेके आते हैं माँ बाप, और असातिज़ा इकराम आपको अर्श पे बैठाते हैं, अर्श पे ले जाते हैं, तो उनका नाम लेना ज़रूरी है। वैसे तो तमाम सीनियर्स को हम लोगों ने हमेशा से नात खाएं जितने या सिंगर्स हैं सबको फॉलो किया, मतलब रूहानी उस्ताद हैं तमाम, लेकिन अब बाकायदा करीबन 3 साल हो गए हैं पटियाला घराना हमारा उस्ताद घराना है, उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान साहब हमारे उस्ताद हैं। माशाल्लाह। तो ये बहुत प्यारे उस्ताद हैं, बड़े शफीक हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं हमारे। और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स घरानों से कि अगर आप वो कहते हैं ना अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं तो आपको बहुत बेहतर गाइडेंस मिलती है, और वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो आपको एक रेगुलर सिचुएशन में शायद आपके जहन में भी ना आए। नहीं। और तरबियत भी साथ साथ बेशक करते वो हैं। किताब भी ज़रूरी है और ऑब्जर्वेशन भी। तो उस्ताद जो है ना वो आपको किताब पढ़ाते हैं और ऑब्जर्व करना भी सिखाते वही हैं कि आपने और कैसे अदब का एक एलिमेंट जो आपको Yes. सिखाया जाता है Yes. डिफरेंट किस्म का, Yes. यस वो आपको ऐसे ही आपको, और वही बात है ना कि किसी को उस्ताद मानेंगे तो वो फिर आपको सिखाएंगे ना। बेशक बेशक। वरना रूहानी उस्ताद तो लोगों के बहुत से होते हैं। Yes. आप ऑनलाइन देखते हैं ये वो मैडम जी को लोग बहुत से अपना रूहानी उस्ताद में मेहदी हसन साहब को, बेशक। नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह ताला इन तीनों के दर्जात को बुलंद आमीन करे। आमीन। ये भी हमारे उस्ताद हैं, लेकिन बेशक एक्चुअल गाइडेंस लेना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेशक। और किचन में भी नज़र डालते हैं। शेफ नूर, आप घूम फिर सी रही हैं, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल रेडी है सब कुछ। फ्रेश सैलड, मिंट और कोकम्बर रायता, चिकन जिंजर। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, आज इन तीनों बहनों से फिर कुछ अरसे के बाद मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा जी। बहुत ईद मुबारक में एक बार ऑन एयर कहूंगी, वो शेर है ना कि उस दिन ईद मुबारक खुशी जिस दिन फिर मिलांगे। फिर मिलांगे तो अगर मिल ही गए हैं तो मैडम आप बहुत चहचा आ रही हैं, कुछ आप सुना भी दें शो को क्लोज करते करते। हमारे वीकेंड का आगाज आप करेंगी। ओवर टू यू बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।